हाँ, ये 2 बजे तक चलेगा, फिर 2 से 4 तक चलेगा आपका। चलो, तो अगला हम लोग बात करेंगे बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम आप लोगों को क्वेश्चन मिल गया था सारा, वन लाइनर वाला मिला नहीं मिला यार, हम तो भेज दिया। चलो अभी हो जाएगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा। अब देखिए, एक होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, या इसे कहते हैं हम लोग धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह का मतलब क्या है? जैसे मान लो चींटी सबको चलते हुए देखे हो, है ना, एकदम एक दूसरे का एकदम लाइन पकड़ के चलता है ये सब, है ना। उसी तरह जब कोई भी मॉलिक्यूल अपने आगे वाले मॉलिक्यूल को क्या करता है, फॉलो करता है, इस तरह से। मान लीजिए कोई पानी ये बह रहा है ना, अब पानी, अगर मान लो पानी का अणु क्या करे, अपने आगे वाले मॉलिक्यूल को क्या करे, फॉलो करे। और मान लो हम आपसे सवाल पूछा, पानी के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बंध लगता है? पानी के मॉलिक्यूल में पूछ रहा हूं सर, तुम लोग चौपट करिए कि मानेगा एकदम है। अरे हम ये पूछ रहे हैं कि पानी के मॉलिक्यूल के बीच कौन सा बॉन्ड लगता है। अरे इसमें तो चलो हाइड्रोजन इसके एटम के बीच में लगता है एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड, इसके अणु के बीच कौन सा बॉन्ड लगा था, बताया था ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड लगा था। तो सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ध्यान से पढ़ना है, ऐसे बोला होकर नहीं लगा देना उत्तर वहां पे, है ना। अगर वहां पे पूछे कि वाटर के मतलब अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसके एटम के बीच कौन सा बल लगता है, तब कोवेलेंट होगा। लेकिन अगर पूछे वाटर के जल के अणुओं के बीच कौन सा बल लगता है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए ऐसा जब फ्लो होता है ना, लिख लेना, ऐसा प्रवाह जिसमें, ये फिजिक्स है, फिजिक्स है ना, फिजिक्स है। ऐसा प्रवाह जिसमें हर अणु अपने आगे वाले अणु को फॉलो करता है, वो जिधर जाएगा उधर जाएगा, है ना। जैसे देखते हैं कभी कभी, आजकल तो नहीं दिखता है, गांव में सामने देखो पक्षी सब एकदम जब उड़ता है एकदम धारा रेखीय प्रवाह में चलता है ना जी। हाँ, वही सब बगुला सब पक्षी सब जो होता है, तो सब जिसमें कि मतलब ऐसा प्रवाह है जिसमें हर मॉलिक्यूल क्या करे, अपने आगे वाले अणु को क्या करे, फॉलो करे, उसे बोलेंगे धारा रेखीय प्रवाह। और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं जिग जैग फ्लो, है ना। उसमें क्या होता है कि उसमें जिसका जिधर मर्जी है उधर घूमेगा, है ना। आगे चलें। हाँ, मछली भी पानी में जैसे रहता है चलता है, कोई नहीं, लिख लो लिख लो। आज हम लोग साउंड तक कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, देखते हैं ऐसे कोशिश है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो या जिग जैग फ्लो। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, सबका अपना अपना दिशा है, किसी को किसी से मतलब नहीं है ना। भाई तुम अपना रास्ता देखो, हम अपना देखेंगे, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, जिसमें अणु, जिसमें पदार्थ के, या यहाँ पर तरल, तरल की बात करते हैं हम लोग हमेशा, गैस और लिक्विड की, जिसमें तरल अपने आगे वाले अणु का, जिसमें तरल के अणु, जिसमें तरल के अणु, जिसमें तरल के अणु लिख लो, ऐसे बोर्ड नहीं है तो ऐसे लगाओ एरो, है ना। जिसमें तरल के अणु अपने आगे वाले अणु को फॉलो नहीं करता है। इसका चित्र भी देख लीजिए थोड़ा सा, फिर हम लोग समझेंगे कि हमने क्यों जाना कि टर्बुलेंट फ्लो या जिगजैग फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। हाँ, फॉलो नहीं करता, मैंने क्या करता है लिख दिया, अरे फॉलो नहीं करता है। अरे ठीक है, इतना तो अपना लिख सकते हो ना। अच्छा, एकदम तुम लोग खुला बच्चा थोड़ा है जी, एकदम क्या ना है ना। मैसेज में मैंने क्या कहता हूँ, 10 मैसेज आता होगा, जो नहीं बोलती होगी वो समझ लेता होगा। यहाँ पे हम नहीं लिखे तो सर नहीं, काहे नहीं लिखे हैं क्या। ब्राउनियन गति जो होता है वो भी जिगजैग मोशन होता है, लेकिन जो ब्राउनियन गति में होता है ना, एक्चुअली वहां पर देखो सॉल्यूट जो पार्टिकल वहां पर सॉलिड होगा, और ये लिक्विड और गैस का होता है ना। जो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि पानी में आप क्या करते हैं, बालू मिला दिए, ये पानी में बालू मिला के चम्मच से ऐसे मिला दो, तो वहां पर बालू क्या है, सॉलिड है ना। तो वहां पर जो बालू घूम रहा है, तो वो क्या ब्राउनियन मूवमेंट है इसका। ये जब टर्बुलेंट फ्लो या जिगजैग फ्लो होता है, ये किसका प्रॉपर्टी है, तरल का, फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। फ्लूइड मतलब क्या, लिक्विड और गैस का। आगे बात समझ में आया ना, बोलो ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसका चित्र देख लीजिए थोड़ा। हाँ, दिखा रहे हैं, अरे फोटो को हिंदी में चित्र ही बोलते हैं, है ना। चलो, जिगजैग फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। देखो, इसी को लैमिनर फ्लो भी बोलते हैं, या ये देख लो ऐसे, है ना, इसी को लैमिनियर फ्लो भी बोलते हैं ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही। तो लैमिनियर लिखा हो जाए तो वहां पे अलग नहीं होगा, ये ठीक है। देख रहे हो कैसे अपना अपना अलग अलग दिशा में गति कर रहा है। अब देखिए ध्यान से समझिए, इसको बताने का मतलब ये था कि बर्नौली का थ्योरम क्या कहता है, बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौली थ्योरम या बर्नौली का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई तरल, ये कहता है अगर कोई तरल धारा रेखीय प्रवाह में है, यानी कि स्ट्रीम लाइन फ्लो में है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी है प्लस जो उसका प्रेशर है,
वो क्या रहेगा, वो आपका कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि प्रेशर प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh जो होगा ये क्या रहेगा, आपका नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। ये कहता है आपका बर्नौली का सिद्धांत। अब इसका यूज कैसे होता है हम लोग इसे समझने वाले हैं। इसका एप्लीकेशन कहां पर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जितना भी एप्लीकेशन है, और वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, समझ सकते हैं। अभी इसको समझेंगे, पूरा इसी को समझने वाले हैं हम लोग। चला, अब देख, ये बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है, कोई भी फ्लूइड अगर धारा रेखीय प्रवाह में यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखो एक चीज आप बताओ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एयर है, इस साइड पे ये क्या कर रहा है, v स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर होना चाहिए। अब जैसे इसका मान लो वेलोसिटी बढ़ाओगे, इसका अगर वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा और स्पीड में बढ़ा देते हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये बताओ हाइट सेम ही है, पोटेंशियल एनर्जी पर कोई फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। अब ये बर्नौली के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर जो है ये क्या है, आपका कांस्टेंट है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए अगर इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ाइएगा तो यहां पर उसका प्रेशर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, घटेगा। यानी कि जब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाइएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। और जैसे काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गया सबको, इसमें कोई दिक्कत। इसलिए जब कोई चीज बहुत स्पीड में चलेगा तो उसका जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर कम हो जाएगा उस समय। अब यही कारण है, देखिए जब कोई मान लीजिए आप ऐसे तीन वाला छत है या फूस का, फूस समझते हो ना जी, फूस का छप्पर है, और यहाँ पे मान लीजिए नीचे आप क्या कर रहे हैं, नीचे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ऊपर आंधी आया, समझो ऊपर जैसे आंधी आएगा तो यहाँ पर बाहर जो हवा है, बाहर के हवा का गति क्या है, ज्यादा, बाहर की हवा का गति ज्यादा तो बाहर का प्रेशर क्या होगा। लेकिन इधर यहाँ पर क्या है, दीवार है, अंदर के एयर का गति तो ज्यादा है नहीं, यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब आपको पता है जब आपका कोई भी चीज ज्यादा प्रेशर से किधर जाएगा, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो जैसे यहाँ पर बहुत तेज हवा चलेगी, बहुत तेज आंधी आएगी, तो क्या होगा, यहाँ पर इधर का प्रेशर हो जाएगा कम, बिकॉज ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। यहाँ पर प्रेशर जैसे कम होगा तो यहाँ पर नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ये क्या करेगा, इस प्रेशर के कारण ये जो छप्पर है वो क्या होगा, ऊपर जाएगा, और छप्पर उठ के क्या हो जाएगा, आंधी में निकल गया। ये बात समझ में आया। दूसरा चीज समझो, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, अभी समझिए सारा एप्लीकेशन में आपको लिखाऊंगा। यहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं, इधर से देखो ट्रेन आया, ठीक है। अब ट्रेन आया इधर से, चक्का भी लगा देते हैं ट्रेन में, है ना, ठीक है, हाँ जो भी है समझो। अब ट्रेन में बैठना नहीं है, जाके समझना है ना? चलो देखो, ट्रेन में यहाँ से जैसे स्पीड से आ रही, स्पीड से आ रही, बताइए इधर जो पटरी की तरफ का प्रेशर क्या होगा, घटेगा। जो प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं इधर का प्रेशर क्या है, ज्यादा, तो आपका क्या होगा, जो हाई एयर जो है वो किधर हाई प्रेशर से किधर जाएगी, तो यानी आपको जो है ट्रेन क्या करेगा, अपनी और क्या करेगा, खींचेगा। इसलिए कभी भी जब चलती ट्रेन एकदम हाई स्पीड में जाए, है ना, हाई स्पीड में जाए तो वहां पर एकदम खड़े होकर इतना ना यहाँ आता है, तो वो चीज नहीं करना चाहिए, रिस्की होता है ना। कभी जैसे जहां पर मान लीजिए वो है बैरियर वगैरह होता है ना, जो वहां पर देखते हैं आदमी सब एकदम ट्रेन स्पीड में जा रहा है, एकदम सामने खड़ा रहता है बगल, ये सब नहीं करना चाहिए। दूसरी बात देखिए, आपका कभी हाईवे पर चलते हैं, हाईवे पर ये लेन बना रहता है, बहुत बड़ा बड़ा जो हाईवे है, एक्सप्रेस वे सब पे आपका ऐसे लेन बना होता है, और ये कहा जाता है भैया अपने लेन में चलो, है ना, बोलता है ना लेन में चलो, एकदम पूरा बिल्कुल एकदम सट के काहे नहीं चलता है यहाँ पे। देखो जैसे ही मान लीजिए यहाँ से ये चलेगा बहुत हाई स्पीड में, ये भी चलेगा हाई स्पीड में, क्या होगा ना कि इसके बीच में इसका क्या होगा, जैसे ये हाई स्पीड में चलेगा यहाँ पर प्रेशर कम, है ना, और इधर मान लीजिए कोई अगर धीरे धीरे चल रहा है, हाई प्रेशर होगा, मतलब कि मान लीजिए अगर स्लो स्पीड से यहाँ पे जा रहा है एकदम बिल्कुल पास में, तो वो जाकर क्या होगा, उधर जाकर उससे क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। कई बार ऐसे एक्सीडेंट होता है इस वजह से भी। तो अब इसका एप्लीकेशन तो आपको समझ में आ गया क्या होता है, क्यों हो रहा है, बस ये सब, लेकिन आपको उतना याद भी नहीं रखना, एग्जाम में आपसे इतना नहीं पूछेंगे, बस समझने के लिए था। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, याद रख लिया था सभी ने, चल ये लिख लीजिए, मन है तो लिख लीजिए, है ना। हो गया, रुके हुए एकदम आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फूल बना के चित्र बना के जैसे पियेंगे, चाय पियेंगे। अभी इन लोगों का सर स्पीड स्पीड क्लास लीजिए प्लीज, स्पीड कीजिए सर। अरे भाई मैंने क्या हो गया, तुम सुबह सुबह ये स्पीड में कम से कम 10 बार स्पीड लिख दिया है भाई। आगे चलें, अब एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आंधी तूफान में छत का उड़ना, आंधी तूफान में किसका उड़ना, छत का उड़ जाना। यहाँ पर फूस का छप्पर है, उस फूस का छप्पर उड़ेगा, टीन का, बढ़िया अगर बढ़िया से बनाए छत तो वो नहीं उड़ता है ना। छप्पर लिख लीजिए, फूस का छप्पर या छत का उड़ना लिख लो, मतलब ये समझ में आ गया ना कि छत रहे छप्पर रहे कुछ भी रहे, क्या, अरे अपने अपनी इच्छा अनुसार लिख लो, क्या उड़ाना है तुमको, छत उड़ाना है, छप्पर उड़ाना है ना। चलो खाली क्रिस की तरह नहीं उड़ना है गज पता चला कि कहीं क्रिस की तरह उड़ के पहुंच गए कहीं। नेक्स्ट है दूसरा, अगला दूसरा लिख लीजिएगा, समुद्र में दो जहाज का आपस में टकराना, दो जहाज का आपस में टकराना। एरोप्लेन का जो विंग होता है ना, एरोप्लेन का देखो, शिप को डिजाइन किया जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर, पनडुब्बी को डिजाइन किया जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर, लेकिन ये जो आपका एरोप्लेन का जो विंग डिजाइन होता है ना, एरोप्लेन को, एरोप्लेन के विंग को, एरोप्लेन का जो पंखी होता है, डायना बोलते हैं जिसको, है ना, विंग को इसी सिद्धांत पर डिजाइन किया जाता है। जब उसको ऊपर जाना होता है तो वो ऐसे उसको ऊपर करेगा, वो विंग जो है ना ऐसे ओपन, वो ऊपर नीचे करते रहता है, ऊपर जाना है लिफ्ट करना है तो नीचे करेगा ऊपर करेगा, इसी सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। और
इसे देखते हैं पक्षी भी जब उड़ता है तो पंख को ऐसे ऐसे करता है ना जी, उड़ना होता है तो, है ना, जब उड़ना होता है तो एकदम रुक जाता है ऐसे, देखिए। तो इसी चीज को देखते हुए एरोप्लेन को डिजाइन किया था। किसने बनाया था एरोप्लेन? राइट ब्रदर्स ने। बहुत बढ़िया। समुद्र का नीला रंग किसके कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है और साथ ही साथ परावर्तन भी होता है, ठीक है। चलो चौथा याद रखना, पेंट गन। पेंट गन समझते हो? नहीं समझते? यहाँ बस थर्नेट वाला गन समझ में आता है लोगों को, है? ये देखो पेंट गन ऐसा पेंट करने के लिए होता है ना। आजकल ना इस तरह से होता है, देखो पेंट गन मशीन इस तरह से, ये जो होता है ना इसमें पेंट डाल के ऐसे दीवार पे करते हैं पेंट, ये देखो, है ना, ठीक है। इसके बाद पांचवा याद रखिएगा, फव्वारा। फव्वारा जो होता है ना, फाउंटेन, जो वाटर फाउंटेन सब नहीं होता है, उसमें भी आपका इसी सिद्धांत पे ये काम करता है। छठा याद रखिएगा, इसके बाद एटमाइजर। एटमाइजर जिसे मतलब, या फिर स्प्रे जो नहीं होता है, स्प्रे वो देखते हैं आप, परफ्यूम वाला जो इसका रहता है ना छोटा सा ऐसे, है ना, इस तरह से, जैसे जैसे कॉलिंग वगैरह का यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा नहीं रहता है ऐसे, उसको पुश करिएगा इससे निकलता है, तो उसको एटमाइजर बोलते हैं। सातवां याद रखिएगा, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। इसके बाद वही प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, है ना, अंदर जो है वो लो प्रेशर का वो क्रिएट कर लेता है वो, है ना, और क्या कहते हैं, बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है तो जो भी डस्ट वगैरह जो भी होता है, जो भी पदार्थ होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, वो खींचा जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, वैक्यूम क्लीनर को। वैक्यूम क्लीनर को हिंदी में तो ऐसा कुछ नहीं सुना है, जाने, है ना, वैक्यूम क्लीनर ही कहते हैं इसको शायद, हाँ, कचरा खींचने वाला, अच्छा ठीक है। आठवां लिख लीजिए, वेंचुरी मीटर। अभी दिखा रहे हैं वेंचुरी मीटर कैसा होता है। वेंचुरी मीटर से हम लोग क्या करते हैं, द्रव के प्रवाह का दर मेजर करते हैं, बताया भी आपको, है ना, द्रव के प्रवाह का दर, और द्रव के प्रवाह का दर किसमें मेजर किया जाता है? क्यूसेक में। और एक क्यूसेक का मतलब क्या? 1 क्यूबिक फीट पर सेकंड। क्या होता है? 1 क्यूबिक फीट पर सेकंड। और एक क्यूसेक में कितना लीटर होता है? याद रखिएगा 28.3 लीटर होता है ना। इसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा, नवा, चलती ट्रेन का अपनी ओर खींचना। चलती ट्रेन का अपनी ओर खींचना। अच्छा, कभी अगर आपसे ये पूछा ना कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, जैसे फाउंटेन पेन का निब देखे हैं, उसके निब में ना छोटा सा क्या होता है, एकदम टीनी सा होल होता है, उससे इंक निकलता रहता है और वो क्या होता है, लिखाता है उससे। कभी भी आपसे पूछे कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो कैपिलरी के सिद्धांत पर काम करता है ना, केशिकत्व के सिद्धांत पर। और फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? आपको पता है किसने किया है? वाटरमैन ने। बॉल पेन का आविष्कार किसने? बीरो ब्रदर्स ने किया है, ठीक है। इसलिए फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलास्टिसिटी, है ना। इलास्टिसिटी क्या होता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। स्ट्रेस स्ट्रेन में ना, ये तो पता है आपको, स्ट्रेस, और ये जो है ना, ये किसका प्रॉपर्टी है? याद रखिएगा, ये सॉलिड का प्रॉपर्टी है। स्ट्रेस हो गया, ये अब सॉलिड का प्रॉपर्टी है स्ट्रेस, या जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबल। लिख लो थोड़ा सा, है ना, ये सॉलिड का प्रॉपर्टी है। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो किसका प्रॉपर्टी था? फ्लूइड का। अब स्ट्रेस का जो गुण है वो किसमें? फ्लूइड में नहीं बल्कि किसमें होता है? सॉलिड का। यह ठोस का प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, ठोस का गुण है। और स्ट्रेस बराबर क्या होता है आपको पता है? प्रतिबल बराबर फोर्स अपॉन क्या होता है? एरिया, यानी बल बटे क्षेत्रफल। यानी कि आपने उसके ऊपर फोर्स लगा के किसी सॉलिड पे, उसके एरिया में मतलब क्या आपने चेंज किया, तो ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका क्या होता है? यूनिट होता है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, है ना। और इसका जो वीमा हो जाता है, वीमा, ये क्या होता है? ml/t-2, ठीक है। इसके बाद एक होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन के बारे में आपको पता ही है ना। अभी कर लेते हैं, पहले आप इसे लिखो, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। इसके बाद हम बात करेंगे इलास्टिसिटी, फिर आएगा हुक्स लॉ, और उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे वेव मोशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव मोशन और साउंड वेव दोनों, ठीक है। वेव मोशन यानी तरंग गति। चला आगे। अब अगला होता है स्ट्रेन। देखिए ये बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, शियर स्ट्रेन होता है, अलग अलग प्रकार का स्ट्रेन होता है। लेकिन आपको बस स्ट्रेन का मतलब पता होना चाहिए, है ना, विकृति में, कि यह किसी ठोस के लंबाई में परिवर्तन तथा मूल लंबाई का अनुपात है। मूल लंबाई का अनुपात है, यानी कि स्ट्रेन जो है, विकृति बराबर स्ट्रेस, क्या होता है? चेंज इन लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, ये भी सॉलिड का ही गुण है ना, बटे मूल लंबाई। और इसके बारे में पता है कि यह एक कैसी क्वांटिटी है? यह एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस एवं डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। देखिए ऐसे मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बता देता हूं कि कितने प्रकार का स्ट्रेन होता है, लेकिन वहां से रेयरली सवाल बनते हैं, है ना। कभी जब मैं मतलब विचित्र सवाल करना होगा तो पूछेंगे, क्योंकि ये 10th तक का टॉपिक नहीं है, 10th के बाद का टॉपिक है ये, है ना, टाइप ऑफ स्ट्रेन वगैरह थोड़ा सा फिर भी आपको बता देते हैं। पहले आप इसे लिखो, फिर हम लोग बात करेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट है, नहीं और भी है, रिलेटिव डेंसिटी है, नहीं है उसका, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका भी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं है ना, लिखवा देंगे। ऐसा जितना भी चीज होगा ना जिसका, ये देखिए लास्ट में हम लोग बताया ना, मैंने क्लास में एक दो क्लास देंगे ना आपको, जिसमें कि खाली आपको फैक्ट वगैरह करवा देंगे, है ना। ऐसे फैक्ट मतलब वो वन लाइन वाला बताया ना कि 2-3 घंटे का लेंगे किसी दिन, हो जाएगा, निश्चिंत रहिए आप, जितना मतलब वो हो सकता है आपको देंगे, टेंशन मत लीजिए। चला आगे, करो करो करो, कोई नहीं, तब तक कॉफी पी लें।
अभी नहीं लिख रहे हो? समझाएंगे, समझा रहे हैं अभी, पहले वही तो अभी कर रहे हैं, अभी कहाँ आगे जा रहे हैं? अभी वही समझा रहे हैं, थोड़ा सा वही समझा रहे हैं बाबू। मैं जो देखना चाह रहा हूँ वो कोई नहीं, चलो नहीं आ रहा है वो। देखो, जैसे कोई वायर है ना, इसका मान लीजिए कि जो इसका ओरिजिनल लेंथ है वो है मान लीजिए 15 मीटर है ना। अब इसको आप क्या करते हैं, इसके सॉलिड के अंदर मान लीजिए प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको मतलब डिफॉर्म कर सकते हैं। कुछ फोर्स लगाया आपने इसके ऊपर, और फोर्स लगा करके आपने क्या किया, इसके लंबाई में मान लीजिए कुछ आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ पर इसका लंबाई मान लो चेंज करके आपने कितना कर दिया, 20 मीटर कर दिया। इसमें आपसे पूछे कि इसका स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन, स्ट्रेन का यानी विकृति का मतलब यहाँ पर कि आपने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया इसमें कितना डिफॉर्मेशन हुआ। आप इसको देखो, निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है इसमें 5, और ओरिजिनल लेंथ इसका क्या है 20 है ना जी, 15 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो स्ट्रेन आ गया वो कितना आ गया 1/3। तो यानी कि इसका कोई यूनिट है, आप देखो यहाँ पे मीटर, यहाँ पर भी क्या मीटर, ये मीटर मीटर, यानी ये क्या आ गया 1/3। यानी स्ट्रेन आपका एक तरह से ऐसा प्रॉपर्टी है ना सॉलिड का, वो ये बताता है कि आप उसको कितना डिफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी का ये स्ट्रेन अगर ज्यादा होगा, स्ट्रेन अगर मान लीजिए किसी का ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि आप उसका जो उसके ऊपर डिफॉर्मेशन जो फोर्स लगाने की जरूरत होगी आपको, यानी उसको डिफॉर्म करने के लिए कम फोर्स लगाने की जरूरत होगी। क्या है कि स्ट्रेन मान लीजिए अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये है ना कि आप उसको कम लंबाई, मतलब उसके लंबाई में कम फोर्स लगा के आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा परिवर्तन कर सकते हैं। तो स्ट्रेन अगर ज्यादा होता है ना, तो याद रखिएगा स्ट्रेन ज्यादा होने से उसके ऊपर हमें डिफॉर्मेशन फोर्स जो है वो कम लगाना पड़ता है। स्ट्रेन अगर मान लीजिए किसी का कम होगा तो उसके ऊपर आपको डिफॉर्मेशन फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है सिंपली स्ट्रेन का कि किसी के ऊपर आप कितना उसको बल लगा करके उसको कितना चेंज कर सकते हैं, ये है सिंपल सा। और इससे ज्यादा बाकी टाइप ऑफ अलग अलग प्रकार का स्ट्रेन होता है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, वॉल्यूम स्ट्रेन है, लैटरल स्ट्रेन है ना, अलग अलग प्रकार का स्ट्रेन होता है, लेकिन उतना आपको आपके काम का नहीं है ना। वहां से आपसे सवाल नहीं पूछता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेन क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, अलग अलग प्रकार का स्ट्रेन है, बस आपको ये याद रखना है। अब हम लोग जो मेन प्रॉपर्टी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे, वो है इलास्टिसिटी। क्या है इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता मतलब क्या है कि किसी ठोस पर कोई डिफॉर्मिंग, यानी उसका जो शेप वगैरह चेंज करने के लिए डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर, किसका, अच्छा डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या बोलेंगे, मैं भी देखता हूँ इसका हिंदी बता देता हूँ। इसको बोलते हैं क्या, निरूपक, विरूपन, विरूपन, हाँ विरूपक बल है ना, यानी कि उसका जो शेप है ना उसको क्या कर देता है, बदल देता है। लगाने पर उसका वापस अपनी मूल अवस्था में आने के गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं, यानी इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि कोई भी जो सॉलिड है, किसी भी ठोस के ऊपर आप जो एक फोर्स लगा दिया आपने डिफॉर्मिंग फोर्स, और उसके बाद वो वापस अपने मूल अवस्था में जिस उसमें था उसमें आने का जो उसका प्रॉपर्टी है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता जो निकालने का सूत्र होता है, प्रत्यास्थता बराबर क्या होता है, इलास्टिसिटी बराबर, या इसी को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह दिया जाता है ना। इलास्टिसिटी बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे क्या होता है विकृति। अब इसका यूनिट जब निकालिएगा तो ऐसा यूनिट वही आएगा आपका, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही होगा ना, या फिर केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो विमा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो याद रखिएगा ml-1 t-2, ml-1 t-2। इसके बाद यहाँ पर ऊपर यहीं पर लिख लीजिएगा 2-3 पॉइंट। जैसे एक पॉइंट लिख लीजिए कि सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी इस्पात की होती है। अभी टेबल लगा देंगे इलास्टिसिटी वाला, इलास्टिसिटी इस्पात यानी स्टील की होती है। सबसे कम इलास्टिसिटी रबड़ की होती है। हाँ बताइए, बता रहे रबड़ की होती है। मतलब ये है ना कि जैसे आप इसको कितना भी, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएगा, रबड़ पे आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाइए, थोड़ा सा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे टूट जाता है ना जी। जबकि स्टील पे आप कितना भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाइए, कितना भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाइए, वो आपका क्या होगा, नहीं टूटेगा, और बाकी वो अपने वापस उसको मूल अवस्था में आप ला सकते हैं जिस शेप में था। आप उसको जैसे कि पीट के, जैसे स्टील है, स्टील का शेप आप बदल दीजिएगा, फिर से उसको वापस उस शेप में आप क्या करिएगा, ला पाएंगे, क्योंकि वो काफी क्या होता है आपका, इलास्टिसिटी उसकी काफी ज्यादा होती है, बहुत अधिक होती है, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। टेबल में इलास्टिसिटी का लगा दे रहा हूँ, फिर एक हुक्स लॉ है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर ये दो सवाल आपसे एग्जाम में खूब पूछता है, ये दोनों, कि सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी, सबसे कम इलास्टिसिटी किसकी, ठीक है। एल्यूमिनियम का नहीं होता, स्टील का सबसे ज्यादा होगा। एल्यूमिनियम में साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा होता है ना, ठीक है। चला आगे, ठीक। अब ये इलास्टिसिटी का मैं टेबल, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है वो, किसका इलास्टिसिटी कितना है, ये आपके बहुत काम का नहीं है, आगे छोड़ दें, क्योंकि वो काम का नहीं, एग्जाम में पूछेगा नहीं, है ना। अब ये हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ जो है ना, हुक का नियम। अब देखिए जो ऐसे कुछ फैक्ट है ना, वो आपको मैंने फिजिक्स के वन लाइनर में डाल दिया है ना। अभी मैंने फोन किया, वो हो जाएगा अपडेट, हुक्स लॉ। हाँ बस, हुक का नियम ये कहता है कि जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि प्रतिबल जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? विकृति के होती है। मतलब सिंपल है भाई, है ना, फोर्स अपॉन एरिया जो है, मतलब सिंपल है कि जितना देखो फोर्स लगाओगे ना, मतलब आप किसी उसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर, उसके लंबाई में कितना होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? चेंज होगा। यानी अगर कम वो लगाएंगे स्ट्रेस तो उसके ऊपर जो उसमें विकृति जो होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। और यहीं से आता है, याद रखिएगा, प्रतिबल बटे विकृति, जो प्रतिबल बटे विकृति इसका जो अनुपात आता है, इसी को क्या बोल देते हैं? इसी को बोल देते हैं यंग्स मॉड्यूलस। क्या बोल देते हैं? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता का यंग गुणांक, है ना, इसे हिंदी में लिख लीजिएगा, प्रत्यास्थता का यंग गुणांक। क्या हुआ? इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है? चलो लिखो इसे, है ना। अब एग्जाम में आपसे ये जो है ना, ये वाला पूछता है कि हुक्स लॉ क्या कहता है, बस आप ये याद रखिएगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसको लैंग्वेज में ऐसे पूछेगा कि हुक्स लॉ का कथन क्या है? स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन घटता है, स्ट्रेन बढ़ाने पर स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन बढ़ता है ना। इस तरह से आपसे सवाल पूछेगा लैंग्वेज बना करके, तो याद रखना स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्ट्रेन के होता है। बस इतना याद रखिए, इससे ज्यादा आपका बाकी इसमें काम करनी है कुछ। तो ये था हमारा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बाकी इसमें जैसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका खेत, मतलब जो होता है किसान, मतलब जब भी वो करता है, बुआई करता है ना, या खेत को, मतलब उसको पहले खेत को क्यों वो जोतता क्यों है ना, इस तरह का जो एग्जांपल है कि कैपिलरी एक्शन के कारण मतलब जो होता है वो, हाँ, तो जो भी इस तरह का अलग अलग तरह का एग्जांपल है ना, वो मैंने वहां पे क्या किया है, वन लाइनर में डाल दिया, आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा। इसका क्या ही एग्जांपल है बताइए? इसका कोई ऐसा एग्जांपल कुछ खास नहीं है ना, और एग्जांपल इसका पूछता भी नहीं है आपके एग्जाम में, बस आपसे यही पूछेगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेव मोशन। क्या हुआ? पॉइजन रेशियो सब पूछा है, तो ठीक है, करवा देंगे पॉइजन रेशियो भी, है ना। चलिए करवा देंगे इसको। वेव मोशन की बात करते हैं कुछ, देखो छोटा छोटा ऐसे जो टॉपिक होगा ना, लास्ट में आप लोग बता दीजिएगा, वो मैं करवा दूंगा, है ना, अगर कोई टॉपिक रह भी जाता है तो। वेव मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल उठता है, वेव है क्या? तरंग। तरंग हम लोग कहते हैं किसे हैं? याद रखिएगा, यह ऊर्जा के संचरण का क्या है? एक माध्यम है। यानी वेव क्या करता है एक्चुअली, याद रखिएगा, किसी भी ऊर्जा को, जैसे लाइट वेव है, लाइट वेव क्या करेगा? प्रकाश ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा। साउंड वेव है, वो क्या करेगा? किसी साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा। इसी प्रकार कोई भी आपका वेव अगर है, तो वेव अपने साथ क्या लेकर के चलता है? वो एनर्जी को लेकर के चलता है। यानी कि कोई भी वेव, किसी भी वेव के द्वारा ऊर्जा का क्या होता है? किसी भी तरंग के द्वारा ऊर्जा का संचरण होता है, ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। आपसे पूछता है कई बार कि वेव जो है क्या क्या ट्रांसफर करता है, तो वेव किसको ट्रांसफर करता है? ऊर्जा को ट्रांसफर करता है। अब देखिए, वेव जो होता है ना आपका, कैसे प्रोपेगेट करेगा, उसके आधार पर वेव के दो प्रकार होते हैं बेसिकली। एक होता है, सबसे पहला याद रखिएगा, मैकेनिकल वेव, या फिर जिसे हम कहते हैं यांत्रिक तरंग। क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग या फिर इसी को मैकेनिकल वेव कहा जाता है। इसे संचरण के लिए, यानी इसे प्रोपेगेट करने के लिए, इसे संचरण के लिए किसकी जरूरत होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। इसे संचरण के लिए, प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। और दूसरा होता है गैर यांत्रिक तरंग, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। उसको प्रोपेगेशन के लिए याद रखिएगा मीडियम की जरूरत नहीं होती। फिर यांत्रिक के ही प्रकार है आपके, कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, अनुदैर्ध्य और जो अनुप्रस्थ तरंग है, वो इसी के एग्जांपल हैं, यांत्रिक तरंगों के। ठीक है, कर लिया नोट? हाँ, क्या हुआ? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अच्छा ठीक है, लिख लो लिख लो। लिख लिया? इसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट है, सेकंड जो होता है नॉन मैकेनिकल या गैर यांत्रिक तरंग। गैर यांत्रिक तरंग, अभी एग्जांपल, उसका पूरा एग्जांपल देखेंगे, उसका टाइप्स ऑफ देखेंगे ना, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो वहां पर बताएंगे। अभी तो बेसिक बस आपको वो कर रहे हैं। नॉन मैकेनिकल वेव, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत चुंबकीय तरंग, या इसे बोलते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में ईएम वेव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ईएम वेव। तो याद रखिएगा, इसे संचरण के लिए इसकी जरूरत होती है, इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। और नोट में पॉइंट लिख लेना आप लोग, पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिएगा कि किसी भी जो मीडियम है उसमें वेव प्रोड्यूस होता कैसे है। याद रखिएगा पहला पॉइंट, किसी माध्यम में कंपन के कारण, किसके कारण? कंपन के कारण, यानी वाइब्रेशन के कारण तरंग उत्पन्न होती है, वेव प्रोड्यूस होती है। आपसे पूछ लिया जाता है कि किसी भी मीडियम में अगर वेव प्रोड्यूस हो रहा है तो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? तो उसके जो भी माध्यम है, माध्यम के जो अणु है, उसमें जब कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो उसके कारण आपका साउंड, मतलब कोई भी वेव जो है आपका प्रोड्यूस होता है, चाहे साउंड हो, वाटर वेव हो, लाइट हो, अर्थक्वेक वेव हो, वो सब। और दूसरा याद रखिएगा कि वेव के द्वारा ऊर्जा तथा संवेग, वेव के द्वारा ऊर्जा तथा संवेग दोनों को क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है।
एनर्जी को तो ट्रांसफर करता ही करता है, साथ ही साथ जो मोमेंटम होता है उसको भी क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है। ठीक है, जैसे आपसे सवाल यहां से कई बार एग्जाम में बना हुआ है कि जो वेव है, वेव के द्वारा किनका ट्रांसफर होता है, एनर्जी का, पावर का, संवेग का, या फिर एनर्जी एंड पावर, मतलब एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों का। याद रखिएगा, एनर्जी और मोमेंटम दोनों को क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है। अब हम लोग बात करेंगे कि मैकेनिकल वेव, पहले देखते हैं कि मैकेनिकल वेव क्या है, इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, और फिर हम लोग देखेंगे नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में। हाँ, किसका खोज? अरे विद्युत चुंबकीय तरंग में अभी अलग अलग तरंग देखेंगे ना, जैसे एक्स रे है उसको अलग व्यक्ति ने खोजा, गामा रे को अलग व्यक्ति ने खोजा, अभी पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना, कि अलग अलग यूवी रे को अलग ने खोजा, वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा वेव है। याद कर लिया नोट सभी ने? चला आगे, चल अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यांत्रिक तरंगों के बारे में, मैकेनिकल वेव्स के बारे में। तो मैकेनिकल वेव्स का मतलब आपको ये समझ में आ गया कि जो मैकेनिकल वेव है, इनको प्रोपेगेट करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, है ना जी? हाँ बोलो, ठीक ठीक है ठीक है। अब देखो मैकेनिकल वेव जो है, इसका पहला टाइप है क्या, पहला टाइप है इसका लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर इसी को कहते हैं हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें तो याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें वेव का मोशन, यानी वेव का जो गति होता है, तरंग का गति, माध्यम के अणुओं के गति के, माध्यम के अणुओं के गति के समानांतर होता है। ध्यान से समझना। यहां पर जैसे मान लीजिए कि मीडियम के मॉलिक्यूल्स अगर आपके इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहां पर वेव भी जो है आपका इसी डायरेक्शन में जाएगा, वेव का भी गति क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। अब यहां पर देखिए, जैसे आपका जो ट्रांसवर्स वेव है ना, ट्रांसवर्स वेव में क्या क्या बनता है, वहां पर बनता है आपका क्रेस्ट, ट्रफ, ये सब। वहां पर यहां पर देखिए क्या होता है ना, इसमें संपीड़न तथा विरलन, यानी कंप्रेशन, अभी दिखाएंगे आपको चित्र, इसमें कंप्रेशन एवं रेयरफैक्शन यानी विरलन, विरलन यानी रेयरफैक्शन बनते हैं। यानी कि जहां पर देखिए वेव बहुत करीब होगा, है ना, जैसे मान लीजिए अभी चित्र में ही आपको समझ में आएगा। ये अभी लिखने का काम कर लेना, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, है ना, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझना जरूरी है। फिर लिखने के लिए मैं समय दूंगा, आप लोग लिख लेना लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। देखो दो दो मैं लगा देता हूं तो आपको चीजें समझ में आए। देखो यहां पे, ये देखा है सभी को? यहां पर देखिए जैसे ये वेव है ना, यहां पर जैसे जहां पर ये एक दूसरे से क्या है, दूर दूर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपेंशन। यहां पर लिखा है, इसी को बोलते हैं रेयरफैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रेयरफैक्शन। ये रेयरफैक्शन है, या फिर इसी को विरलन बोलते हैं। और जहां पर ये बहुत पास पास है ना, जैसे ये एकदम बिल्कुल पास पास है, क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलेंगे, है ना। और ये क्या होता है, इसका वेवलेंथ होता है। लेकिन जो नॉर्मल आपका जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, यहां पर देखिए क्या होगा आपका, मतलब सॉरी ट्रांसवर्स वेव जो होता है, उसमें आपका क्या होता है, इस तरह से क्रेस्ट, और क्या होता है आपके ट्रफ फॉर्म होते हैं। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में कि ट्रफ क्या होता है, क्रेस्ट क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसके बीच में क्या रिलेशन है। यहां पर आप देखिए मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किधर, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और वेव का भी प्रोपेगेशन है आपका इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना, यानी कि आपका ये लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि पैरेलल हो रहा है, समानांतर हो रहा है। और देखिए दूसरा जो है यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव में, यहाँ पर देखिए जो पार्टिकल का जो मूवमेंट हो रहा है, या फिर जो मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये ऐसे मूव कर रहे हैं, है ना। लेकिन वेव का जो प्रोपेगेशन हो रहा है वो किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो मीडियम का इस तरह से वो हो रहा है मीडियम, लेकिन वेव का प्रोपेगेशन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। यानी कि यहाँ पर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर होता है इसमें, है ना। तो पहले आप इसे लिखो, फिर इसका एग्जांपल देखते हैं अभी, और फिर हम लोग चलते हैं ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं। बेसिक डिफरेंस आपको ये पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपका क्या होता है, वेव माध्यम के अणुओं की गति के समानांतर होता है। यहाँ पर क्या बनते हैं, कंप्रेशन, और क्या बनते हैं, रेयरफैक्शन बनते हैं। और उधर जो होता है आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, वहां पर क्या फॉर्म होता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्म होता है ना, स्ट्रिंग एवं गट फॉर्म होता है वहां पे। तो लिखो इसको, फिर चलते हैं इसके आगे की बात करते हैं, एग्जांपल लिखते हैं इसका। हो गया, चलो लिख लो, जल्दी लिखो भाई। चलो दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल इधर इधर लिख लो, जगह है यहाँ पे, ये लिख लीजिए इसका एग्जांपल। पहला तो साउंड वेव, और दूसरा लिख लीजिएगा अर्थक्वेक वेव। कौन सा वेव? अर्थक्वेक वेव, या इसी को क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिस्मिक वेव, या इसी को हिंदी में लिख लीजिएगा ध्वनि तरंग, और इसे लिख लीजिएगा भूकंपीय तरंग। क्या लिख लीजिएगा? भूकंपीय तरंग। ठीक। और अर्थक्वेक को मेजर किससे करते हैं, सिस्मोग्राफ से। केंद्र जो होता है एपिसेंटर होता है ना। स्ट्रिंग वेव जो है ना, इसमें इसमें स्ट्रिंग बोल रहे हैं या स्प्रिंग बोल रहे हैं, है ना। हाँ स्प्रिंग वेव आपका इसमें आएगा, लेकिन स्ट्रिंग वेव अलग होता है ना। स्ट्रिंग वाला जो धागे वाला जो वेव होता है ना, उसको तो वो ट्रांसवर्स में आएगा। ठीक है, स्प्रिंग वेव भी लिख लीजिए, स्प्रिंग वेव इसमें आएगा। वाटर वेव जो होता है, वाटर वेव याद रखिएगा दोनों का मिश्रण होता है। वाटर वेव के बारे में भी आपको बताएंगे। लिख लिया? क्या बोल रहे हो? दो नंबर लिखा, अर्थक्वेक वेव या फिर सिस्मिक वेव या फिर भूकंपीय तरंग। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा जो है ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव, या फिर जैसे हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। इसमें याद रखिएगा, इसमें वेव का मोशन अणुओं के, माध्यम के अणु या माध्यम के जो कण हैं, माध्यम के कण या माध्यम के अणु की गति के लंबवत होता है, लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होता है। और इसमें क्या फॉर्म होता है, याद रखिएगा, इसमें क्रेस्ट, यानी इसमें सिरिंग, सिर या इसी को बोलते हैं हम लोग सिंग, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, क्रेस्ट, तथा ट्रॉफ, ट्रॉफ यानी गर्त का निर्माण होता है।
इसके बाद याद रखना, ये जो ट्रांसवर्स वेव है, इनमें ध्रुवीकरण का गुण पाया जाता है। इनमें किसका गुण मिलता है? पोलराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ध्रुवीकरण का मतलब होता है ना किसी भी वेव को किसी एक निश्चित दिशा में भेजना, है ना, किसी एक निश्चित दिशा में भेजना पाया जाता है। ठीक है, तो यही कारण है, जैसे साउंड वेव है ना, साउंड वेव कैसा वेव है? चूंकि मैकेनिकल वेव है ना, इसलिए साउंड वेव जो है ना, उसमें आपका कौन सा प्रॉपर्टी नहीं मिलता, उसमें आपका ये जो ध्रुवीकरण वाला जो गुण है वो आपका नहीं पाया जाता। और ये सवाल आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि इसमें साउंड वेव में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। तो याद रखिएगा कौन सी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है? पोलराइजेशन की। इसके बाद अगला पॉइंट लिख लेंगे, जितने भी ईएम वेव्स हैं, ऑल ईएम वेव्स, मतलब सभी विद्युत चुंबकीय तरंग, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा होता है नेचर में? सभी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं नेचर में ट्रांसवर्स होते हैं। यानी कितना भी हम लोग अभी ईएम वेव देखेंगे, यानी ऐसा वेव जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, वो नेचर में कैसे होंगे? वो नेचर में होंगे ट्रांसवर्स, यानी कि उनमें जो उनका मोशन होगा वो मीडियम के मॉलिक्यूल के क्या होगा? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। एक तो लाइट, और लाइट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लाइट का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था? बताओ कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सिद्धांत किसने दिया था? मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल। तो लाइट हो गया, लाइट वेव। दूसरा याद रखिएगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग वेव का मतलब क्या? जो धागा होता है ना, उसको आप टच करते हैं तो जैसे नहीं होता, वहां पर बनाता है जिस क्रेस्ट और क्लब बनाता है ना, गिटार में भी वही तो स्ट्रिंग ही तो होता है ना गिटार में। ठीक है, तो फटाफट से इसे लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। तो बाकी ईएम वेव जितना है सारा ईएम वेव किसका एग्जांपल है वो तो आपको लिखा ही दिया है। और प्रकाश जो है कैसा तरंग है? प्रकाश आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, साथ ही साथ ट्रांसवर्स वेव है। लेकिन प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल ने ही कलर फोटोग्राफी को भी खोजा था। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ईएम वेव की, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग आएंगे साउंड पे, उसके बाद आएंगे किस पर? लाइट पे। ठीक है, तो पहले हमारा चलेगा अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका प्रॉपर्टी समझा देता हूं, वेव का क्या क्या प्रॉपर्टी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम लोग आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर। अब देखिए, कोई भी वेव जैसे है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये जैसे वेव है, यहां पर से देखिए, यहां, फिर यहां से यहां, ये नीचे, तो ये जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। ये क्या होता है? क्रेस्ट, यानी जैसे हम लोग सिंग या शीर्ष भी कहते हैं। और ये जो होता है ये क्या होता है? आपका ट्रफ, या फिर क्या होता है? ये आपका गर्त होता है। इसी तरह ये श्रृंग, ये गर्त, ये श्रृंग, ये गर्त। अब देखिए, यहां से यहां, ये यहां से लेकर यहां तक कितना साइकिल होता है? एक साइकिल होता है। यहां से ये फिर दूसरा साइकिल, ये फिर ये तीसरा साइकिल, इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा। अब ये चीज याद रखिएगा, ये जो इसका दो लगातार क्रेस्ट है या फिर दो लगातार गर्त है, ये दो लगातार क्रेस्ट, ये दो लगातार गर्त, इसके बीच की जो दूरी होती है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लैम्डा। ये जो क्रेस्ट है या जो ट्रफ है, इस क्रेस्ट की ऊंचाई हो या ये जो गर्त की गहराई हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड, है ना। क्या बोलते हैं इसे? आयाम। इसके बाद याद रखिएगा, कोई भी वेव एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसकी आवृत्ति। और किसी भी वेव के द्वारा एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं हम लोग उसका समय, मतलब आवर्तकाल, यानी टाइम पीरियड। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है, आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। आयाम, ये चित्र बनाइए, ये सब पॉइंट लिख करके आयाम में लिखिएगा। किसी तरंग में स्ट्रिंग यानी क्रेस्ट की ऊंचाई या गर्त की गहराई को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयाम कहते हैं। और इसको मेजर करने का इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, है ना। इसे नॉर्मली किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल ए से निरूपित करते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड को किसमें मेजर करेंगे जी? मीटर में। पूछा जाता है आपसे कि एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है? मीटर। इसे मीटर में मापते हैं, मीटर में। आगे मूव करें। एक तारीख को तुम लोग घर भी जा रहा है कि यहीं रहेगा? हाँ। हाँ। चलिए बढ़िया है, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अरे आप चिंता मत करिए, देखते हैं, अगर बस कोशिश करेंगे कि क्लास लें, मेरा नहीं तो कोई और क्लास तो होगा ही। हाँ, वो तो समोसा खिलाने, खिला देंगे। समोसा क्या है इसमें, है खाना है समोसा तुम लोगों को, शाम में खिला देते हैं, है ना। क्लास खत्म करने के समय खिला देंगे सबको समोसा। चलो, है ना। चलो नेक्स्ट है, जो 4 बजे तक बैठेगा सबको समोसा मेरी तरफ से। चलो चलो नेक्स्ट आगे पॉइंट पर चलते हैं। अब दो पीस कौन बोल रहा है? चलो वेवलेंथ पढ़ते हैं हम लोग। तरंग दैर्घ्य याद रखिएगा, दो किसी वेव में, किसी तरंग में दो लगातार क्रेस्ट यानी सिंग, दो लगातार सिंग है ये, तथा दो लगातार या दो लगातार, पता नहीं, या दो लगातार गर्त। क्रेस्ट का मतलब सिंग होता है, गर्त का मतलब होता है टफ, टफ होता है। ये बीच की दूरी को, ये बीच की दूरी को
क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब देखो तरंग दैर्ध्य अगर मान लो सिंपल है ना, कि अगर किसी का मान लो तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो उसका क्या होगा, मान लीजिए कोई इसका तरंग दैर्ध्य ऐसे है किसी का, इसका मतलब कि वो हर सेकंड में उसका जो नंबर ऑफ साइकिल है, नंबर ऑफ चक्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, होगा जी। मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि किसी का तरंग दैर्ध्य ज्यादा, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड क्या होगा, कम होगा, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम। ये तो समझ में आ गया आपको, आगे हालांकि समझाएंगे कि तरंग दैर्ध्य जब किसी का ज्यादा होगा तो समझिएगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा, और जब किसी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा। और देखो ये जो वेवलेंथ है इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे लैम्डा, किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से निरूपित करते हैं। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर में ही मेजर करते हैं। लेकिन याद रखिएगा वेवलेंथ को सामान्यतः किसमें मेजर किया जाता है, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः एंगस्ट्रॉम में किसमें मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम यानी ए पर ऐसे एक जीरो रहेगा, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। और एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। और नोट में यहां पर लिख लेना, किसी भी प्रकाश का जो रंग होता है, ललका रंग, बुल्का रंग, है ना, प्रकाश का जो ललका कलर, बुल्का कलर ये सब होता है, फिर का रंग जो होता है किस पर डिपेंड करता है, तरंग दैर्ध्य पर। नोट में लिख लीजिएगा, प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या करता है, उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, यानी डिपेंड करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तारे का रंग किस पर डिपेंड करेगा, तो तारा है, तारा का रंग उसके तापमान पर डिपेंड करता है ना जी। और तारे का टिमटिमाना किसका उदाहरण है, वायुमंडलीय अपवर्तन का, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। कर लिया नोट सभी ने, चला आगे। नेक्स्ट है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है, किसी वेव के द्वारा, किसी वेव के द्वारा एक सेकंड में, कितने सेकंड में, एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों, पूर्ण किए गए साइकिल, साइकिल को क्या कहा जाता है यहां पर, चक्र की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यहां से सवाल कैसे बनता है अभी कराएंगे आपको, आवृत्ति कहते हैं। इसे याद रखिएगा किससे डिनोट करते हैं, इसे एफ, स्मॉल एफ, या फिर एक होता है न्यू, न्यू ऐसे होता है, इसको न्यू बोलते हैं, है ना, एफ या ऐसे न्यू से निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, याद रखना, हर्ट्ज या ऐसे एचजेड, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड इनवर्स, क्या बोलते हैं, सेकंड इनवर्स। इसके बाद इसे मेजर करके कहते हैं, इसे याद रखना फ्रीक्वेंसी मीटर, इसे फ्रीक्वेंसी मीटर से मापा जाता है, मापा जाता है। ठीक है, इसका बीमा तो पता ही है, बीमा अगर आपसे पूछे तो लिख दीजिएगा ना, क्या हो जाएगा बीमा, T-1, है ना जी, T-1। अब एक और प्रॉपर्टी है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड एक दो सवाल करेंगे एंड फिर हम लोग चलेंगे, देखेंगे वेव मोशन को, यानी वेव गति करेगा तो कैसे गति करता है ना, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके जो बाद लाइट टॉपिक जब स्टार्ट होगा तो लाइट में कम से कम हम लोगों का मोटा मोटी मान लीजिए कि 8-7-8 घंटे जाएगा लाइट में, बहुत बड़ा टॉपिक है ना। नहीं, एक दिन तो नहीं हो पाएगा, कल होगा, कल लगभग 50% के आसपास कवर कर देंगे लाइट, उसके बाद फिर चलेगा आगे। हो गया, लिख लिया यहाँ तक सभी ने, आगे मूव करें। आवृत्ति के बाद अगला है आपका आवर्तकाल। देखो एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक भी है, जैसे एक टॉपिक है आपका लीवर, लीवर भी करना है ना जी, उत्तोलक, फर्स्ट क्लास, आधे घंटे का, लेकिन करना तो है। एक आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो लीवर और सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, वो 1-1.5 घंटे में हो जाएगा पूरा, उसको भी करेंगे हम लोग। आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, लेकिन जैसे ये मैन टॉपिक है ना, इसको कवर कर लेते हैं, फिर जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, वो भी आपको करवा देंगे लास्ट में। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, किसी तरंग के द्वारा एक साइकिल को पूर्ण करने में, एक साइकिल को पूर्ण करने में लगने वाला समय, है ना, लगने वाला समय, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समय को आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल जो होता है इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल टी से निरूपित करते हैं। और याद रखिएगा इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकंड, क्या होता है, सेकंड। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये याद रखिएगा। टाइम पीरियड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के, यानी कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू लिख लीजिएगा क्या होता है, 1/f। टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है आपका, 1/f होता है, जैसे इसको आप याद रखेंगे। अब सवाल कैसे बनता है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। भाई पढ़ लो, सावित्री जी, है ना, एग्जाम डेट चेंज होना चाहिए, है ना, पढ़ना लिखना है, एग्जाम डेट चेंज करना है तुमको, है ना। ब्लॉक मारिए इस पर थोड़ा, जो है सावित्री को, माना अपने तो नहीं पढ़ना है, दूसरों को भी नहीं पढ़ने देना है, एग्जाम डेट चेंज होना चाहिए, है ना। मेरा बस चलता है, इसका एडमिट कार्ड कैंसिल करवा देते परमानेंट, फिर अगला वैकेंसी में देती है एग्जाम ही चलो क्या हुआ चलिए, एक तो इतना बढ़िया सिस्टम हो गया कि धीरे धीरे रेगुलर एग्जाम हो रहा है ना जी, ये तो बढ़िया है कि, है ना। क्या होगा, हाँ चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। चलो क्वेश्चन लिखो, जैसे आपसे क्वेश्चन बनेगा, अगर हो गया, अगर किसी वेव के द्वारा, हाँ, 5 मिनट में 3000 साइकिल कंप्लीट होता है तो इसका फ्रीक्वेंसी तथा
टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी तथा टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, पहले कर लेते हैं सॉल्व, सब लोग कर लें। इस तरह का बहुत इजी है, करो। ना ऐसे चुन चुन के करते रहिए इन लोगों को, है ना, सब मना यहाँ पे फैमिली बना रहा है अपना, पूरा पारिवारिक माहौल बना के रख दिया है। ये कह रहा कि मैं तुम्हें नंबर नहीं दूंगा, है ना, मैंने एकदम पूरा गुस्से में। हो गया, क्वेश्चन बन गया ये, कितना जी आया उत्तर, एकदम तुम लोग लगा कि खाना खा के आए हो क्या तुम लोग क्लास में। 5 मिनट में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 1 सेकंड में जितना साइकिल कंप्लीट करेगा भाई उसका फ्रीक्वेंसी है, तो 300 सेकंड में कितना, 3000 साइकिल, 1 सेकंड में कितना, यानी ये कट गया, कितना हो गया 10 साइकिल, तो यानी फ्रीक्वेंसी क्या आ गया 10 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1/10, 0.1 सेकंड। सिंपल है, आ गया समझ में सबको, अरे हाँ ना बोलो, चलो ठीक है। अभी सब देखो कलाकार सब 15,000 फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है, पता नहीं सीधा गुना कर दिया, अरे सर हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना, 3000 गुना 5। चलो आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इसको उत्तर मैंने देखिए के लिखना है, अरे समझा दिया तो अपने से भी बना लो ना इसको, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई वेव 10 सेकंड में 500 शीर्ष, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, 500 शीर्ष तथा 500 गर्त का निर्माण करता है, ऐसे भी सवाल बनेगा, 500 शीर्ष तथा 500 गर्त का निर्माण करता है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, बताओ, इसका आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, ठीक है, आज सफाई अभियान चलने दीजिए इसी तरह, है ना। चलो देख लेते हैं, हमको भी पता नहीं है, कर लेते हैं, अगर कर लेते हैं तो इस तरह का सवाल आप लोग कर लीजिएगा, फिर दिक्कत नहीं है। चलो तो यहाँ पर देखो क्या निकलना है, आपको टाइम पीरियड निकलना है ना, टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लगा है, तो देखो सिंपल इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल के कर लो कि 10 सेकंड में 500 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा, तो 10 सेकंड में 500 साइकिल कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना 500/10, यानी आ गया फ्रीक्वेंसी इसका 50 हर्ट्ज, और यहाँ से आप क्या करिएगा टाइम पीरियड निकाल लीजिएगा 1/50, या आ जाएगा 0.02 सेकंड, ये आएगा ना जी। ठीक है, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं मैथ की तरह, 500 साइकिल कंप्लीट करने में कितना सेकंड लगता है, 10 सेकंड लगता है ना, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना सेकंड लगेगा 10/500, बात वही आएगा, है ना, लेकिन इस तरीके से भी आप कर सकते हो, यानी कि ये भी आएगा कितना 0.02 सेकंड, तो किसी भी तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे की कहानी की, चला आगे। अब देखिए कोई वेव है, अब ये मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो गति कर रहा है तो भैया इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, स्पीड होगा ना जी। मान लीजिए इसका स्पीड जो है वो क्या है, इसका v, किस स्पीड से चल रहा है, ये v स्पीड से चल रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी मान लीजिए क्या है f, फ्रीक्वेंसी क्या है इसका f, और वेवलेंथ जो है वो क्या है इसका लैम्डा, वेवलेंथ क्या है इसका लैम्डा, यानी तरंगदैर्घ्य, यह है आवृत्ति और यह है चाल। तो इसके बीच में रिलेशन क्या है, तो याद रखिएगा, जैसे आप लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी बटे समय होता है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर जो वेव जो है 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ बोलते हैं ना, चाल बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा, बटे समय को क्या टाइम पीरियड बोलेंगे, लैम्डा अपॉन टी, अरे हाँ ना बोलो, यानी कि वेव का चाल बराबर क्या हो गया, लैम्डा क्या है तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य बटे क्या समयांतराल, या इसी को आवर्तकाल कहेंगे, है ना। ठीक है, समयांतराल या आवर्तकाल ही लिख लो, है ना, आवर्तकाल ज्यादा सही रहेगा, आवर्तकाल। अब देखिए आप लोगों को ये पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है 1/t होता है ना, यानी कि हम यहाँ पर इस जगह पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति लिख सकते हैं ना बोलो, अरे क्योंकि यहाँ पर लैम्डा बाई टी है तो हम क्या लैम्डा इंटू एफ नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसका ये सूत्र मैं पूरा आपको नेक्स्ट स्लाइड में पूरा सूत्र लिख देता हूँ, क्योंकि ये सूत्र आपके एग्जाम में बनता है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है, कैसे न्यूमेरिकल बनेगा इसको हम लोग देखेंगे, इसका पूरा एप्लीकेशन होगा अभी जब हम लोग लाइट पढ़ेंगे, साउंड पढ़ेंगे, है ना, इसका पूरा एप्लीकेशन होगा इस फॉर्मूले का, वहीं पर आपको पता चलेगा कि कोई साउंड जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज होता है ना, इसी से आपको पता चलेगा। हो गया, कोई नहीं आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम लोग खाना खा के नहीं आए तो बीच में खाना खाने भी जाओगे 4 बजे तक कैसे, अच्छा अच्छा टेस्ट भी तो है ना तुम लोगों का, ओके अच्छा समोसा तो खिला ही देंगे हम, क्या हुआ, अच्छा चलो ठीक है, हाँ हाँ ये भी खाएंगे। ऐसा तुम क्या चाहते हो, नहीं खाएंगे, हाँ? क्या हुआ, ऑर्डर दे देंगे, अभी 2 बजे दे देंगे ऑर्डर जाके, है ना? ये जाएंगे यही मंगवाएंगे, है ना, किसका, अच्छा तभी जोर दे रहा है, नहीं 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 चलते हैं हम लोग आगे, अच्छा जलेबी भी, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, अरे मंगवा देंगे जलेबी भी, है ना।
चलो नेक्स्ट है अगला। अब देखो, यानी कि चाल बराबर क्या हो जाता है, तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति, है ना जी। ऐसा इसका उससे कोई लेना देना नहीं है ना, ठीक है, वो आप लोगों का प्यार है ना, वही कमेंट है ना, ठीक है। तो आप लोगों का क्या हुआ नोएडा में? नहीं नहीं, वहां पे ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन वहां पे नहीं चलता, वहां पे ऑनलाइन ही चलता है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। अगर किसी वेव की आवृत्ति 50 हर्ट्ज तथा तरंगदैर्घ्य 5 मीटर है तो इसकी चाल क्या होगी? सबसे सिंपल सवाल ऐसे बनेगा आपका एक, पहले तो आप इसे करिए। रेलवे में खूब पूछता है ये सवाल, है ना, आप ग्रुप डी का भी पेपर देखिएगा ना, ऐसा खूब सवाल पूछता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू एफ। तो लैम्डा कितना है इसमें देखो, एफ कितना है 50, कितना हो जाएगा 250 मीटर पर सेकंड। चलिए एक तो ये सवाल बनेगा। दूसरा सवाल करते हैं, ये तो बहुत आसान सवाल था। नहीं नहीं, अरे वास्तविक है, कैसी बात कर रहे हो, काल्पनिक क्यों रहेगा जी, हैं इसका सादा है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अगला, है ना, अब तो लोगों का पता चला ध्यान समोसे पे रहेगा, यहाँ ध्यान दो पहले। अच्छा ब्रेक में खिला देंगे, चलो यहाँ देखो क्वेश्चन लिखो। अगर किसी वेव के द्वारा वेव के द्वारा क्या हुआ, रुक जाओ, किसी वेव का चाल, अरे हल्ला मत करो, वेव का चाल 400 मीटर पर सेकंड है तथा इसका वेवलेंथ 8 मीटर है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? एक तो इस तरह का सवाल बनेगा, जो भी सवाल बन सकता है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल आपका फॉर्मूला में पुट करिए, v इज इक्वल टू क्या, लैम्डा इंटू एफ। v आपका दिया है 400 और लैम्डा आपका 8, एफ निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज। अरे अरे हमको लगा आसान है, इसमें सब बोल रहा था इसलिए कर दिए, है ना। कोई नहीं, तुम्हारे लिए क्वेश्चन और दे देंगे, मुंह फुला लिया लड़का ये। अच्छा एक समझो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा। चलो है ना, क्या हुआ? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लिख लीजिएगा। अगर किसी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तथा वेवलेंथ, सुन लीजिए, वेवलेंथ 4 मीटर है तो इसे 6000 या 6 किलोमीटर दूरी तय करने में, 6 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा, है ना। बनाइए अब इस सवाल को। अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तथा वेवलेंथ 4 मीटर है, इसे 6 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आराम से करिए, कोई ऐसा वो नहीं है, देख लेते हैं। हो गया कितना, 30 मिनट सेकंड। देखिए इसके बाद एक सवाल करेंगे, फिर हम लोग अपने अगले पॉइंट पर मूव करेंगे। चला आगे, चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। आपको v निकालना है, क्या होता है लैम्डा इंटू एफ। v कितना है, लैम्डा कितना है, 4 है, एफ कितना है, कितना हो गया 200 मीटर। अब आपको समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 6 किलोमीटर बटे चाल कितना हो गया 200, सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा 30 सेकंड। अब ऑप्शन में हो सकता है आपका मिनट में भी दे दे, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है ऑप्शन में, मिनट में है कि सेकंड में। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईएम वेव की तरफ मूव करेंगे। हो गया सभी से जी, चलो। एक वेव क्या लिखा, 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, पहले चाल निकाल लिए। दूरी कितना 6 किलोमीटर है, आपसे समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे दूरी कितना 6000 मीटर है, 6 किलोमीटर मतलब 6000 मीटर, चाल कितना है 200, यानी इस वेव को कितना सेकंड लगेगा 30 सेकंड। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट है कि एक वेव का स्पीड 800 मीटर पर सेकंड है तथा इसका वेवलेंथ
20 मीटर है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? इस तरह से एक सवाल बन सकता है आपसे, आवर्तकाल क्या होगा? निकालिए 1/40 है ना जी, पॉइंट में निकालिएगा, शायद कितना आएगा निकाल के देखो। ये देखो फॉर्मूला यहाँ पर सीधा लगाओ, v इक्वल टू क्या, लैम्डा अपॉन टी, यही ना? तो v कितना है 800, या लैम्डा इक्वल टू यहाँ पर t इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन v, ये होगा ना जी। लैम्डा कितना है 20, v कितना है 800, 1/40, ये होगा ना 0.025 सेकंड, यही आएगा। अब एक चीज बताइए, पहले यहाँ तक लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे, हो गया? हाँ, अब ऑप्शन में आपको देखना है ना कि क्या है, किस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है ना, वो आपको कैलकुलेट करना। चला आगे, अब देखो, अब मान लीजिए कि ये v इक्वल टू क्या है, लैम्डा इंटू एफ। क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा, अगर स्पीड कांस्टेंट हो, अगर किसी वेव का, किसी तरंग की चाल अगर नियत है तो क्या होगा बताओ? तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को क्या करिएगा, बढ़ाइएगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा, उसका घट जाएगा, है ना? और अगर फ्रीक्वेंसी को घटाइएगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में, जब उसका चाल जो है वो क्या है आपका, नियत है, तब। ठीक है, ये कंडीशन आप लोग लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं ईएम वेव की तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, खास करके कि यूवी रे का क्या यूज है, एक्सरे का क्या यूज है ना? मेटल में क्रैक्स का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, क्रिस्टल की संरचना का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं। चाल नियत है, नियत का मतलब कि कांस्टेंट है ना? चला आगे, नहीं समझे, क्या नहीं समझे? अच्छा, ये नहीं समझे, कोई बात नहीं, समझा देते हैं। देखो, ये मान लो कि वेलोसिटी जो है ना, ये मान लो कितना 100 मीटर पर सेकंड मान लो, है ना? तो जिसमें कि हम मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी है कितना इसका 20, लैम्डा कितना है 5, है ना? समझ। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि वेव ये नियति, अब मान लो कि हम इसका वेव कितना है, इसका स्पीड है, स्पीड कितना है 100 मीटर पर सेकंड ही है। अब ये हम फ्रीक्वेंसी को मान लो 20 से क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया 25 हर्ट्ज, तो लैम्डा कितना हो जाएगा बताओ, 4 मीटर हो जाएगा, है ना? फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया 50 हर्ट्ज, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 2 मीटर। यानी कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो लैम्डा क्या होगा, घटेगा, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन तो कांस्टेंट रहेगा ना। इसी तरह मान लो कि लैम्डा का फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को मान लो घटा करके हम कर दिया 10, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 10, फ्रीक्वेंसी घटा कर दिया 5, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 20। आगे बात समझ में, जिसका भी डाउट था। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके आगे, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग। तो पहले तो हम बनाएंगे इसका टेबल, और ये टेबल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, और फिर उसके बाद एक एक करके सभी वेव को डिटेल में देखेंगे। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव है, इसी को हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। अब ये टेबल आप लोगों को बनाना है, ईएम वेव, खोजकर्ता, ये किसने खोजा, इसके बाद खोजकर्ता, अरे यार, इसके बाद गुण, प्रॉपर्टी, बस एक ही चीज, एक ही टेबल बनाना है ब्रैकेट आपको, गुण, प्रॉपर्टी। इसका ट्रिक आपको मैंने बताया हुआ है, ट्रिक याद रखिएगा क्या है, GXUVIMR, ठीक है, ये इसका सूत्र है। जी से जहां पर मतलब है क्या, गामा रे, हिंदी में इसको गामा किरण कहेंगे, क्या कहेंगे, गामा किरण। इसके बाद है एक्सरे, यहां पर एक्स का मतलब क्या होता है, अननोन, क्या होता है एक्स का मतलब, अननोन। इसके बाद आता है यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे यानी जैसे हम लोग कहते हैं पराबैंगनी किरण, हिंदी में लिख लेना आप लोग, पराबैंगनी किरण। वी से बोलते हैं क्या, विजिबल रे, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, दृश्य किरण, है ना, जो हम लोग देख पाते हैं वही क्या है, विजिबल रे है। बात समझ में आई? और विजिबल रे का जो आपका वेवलेंथ होता है वो कहां से कहां तक होता है, तो नॉर्मली ये 380 से लेकर के कितना 720 नैनोमीटर के बीच में होता है ना। इसके बाद याद रखिएगा, दृश्य किरण के बाद आता है आपका इंफ्रारेड रे, या जैसे अवरक्त किरण कहते हैं, क्या बोलते हैं, अवरक्त किरण। इसके बाद अगला इंफ्रारेड रे के बाद आएगा माइक्रोवेव, या इसे बोलते हैं, इसी को याद रखिएगा शॉर्ट रेडियो वेव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेडियो वेव या सूक्ष्म रेडियो तरंग। और इसके बाद आता है रेडियो वेव, या इसी को लॉन्ग रेडियो वेव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग रेडियो वेव, या फिर इसको सिंपली रेडियो वेव भी हम लोग कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी लिख लेना आप लोग, हालांकि मैं जब इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा तो वहां पर लिख दूंगा, है ना। ये तो अभी बस आपको टेबल, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से बहुत सवाल बनता है, जैसे रिएक्टिविटी वाला है ना, बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज, उस तरह ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गामा रे को देखो खोजा किसने, बैकवेल ने। कई जगह आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर कहीं अगर पॉल विलार्ड आता है तो विलार्ड लगा दीजिएगा, अगर बैकवेल आता है तो बैकवेल, दोनों अगर आएगा तो क्या लगाना है, विलार्ड, है ना, विलार्ड, हाँ, पॉल विलार्ड, ठीक है। लेकिन कई जगह पे यहाँ पर बैकवेल भी आता है और विलार्ड भी आता है, तो अगर देखिए या तो बैकवेल रहेगा या विलार्ड रहेगा, दोनों में आता है तो फिर आपको क्या लगाना है, पॉल विलार्ड लगाना है। एक्सरे को किसने खोजा, याद रखिएगा, इसको खोजा रॉयटसन ने, विलियम रॉयटसन पूरा नाम था इनका। अल्ट्रा वायलेट रे को किसने खोजा, रीटर ने, बस इतना ही नाम याद रखो, पूरा नाम नहीं याद रखना है। विजिबल रे को किसने खोजा, न्यूटन ने, ये न्यूटन हर जगह आएंगे। इसके बाद इंफ्रारेड रे जो है इसको खोजा हर्सल ने, किसने खोजा, हर्सल। माइक्रोवेव को खोजा किसने, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। और रेडियो वेव को किसने खोजा, जी मार्कनी, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे आप ये क्रम में लिखा होगा, जैसे आप इसमें ऊपर से नीचे की तरफ मूव करिएगा, जैसे ऊपर से किधर, नीचे की तरफ मूव करिएगा, तो क्या होगा यहाँ पर आपका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ यानी हम लोगों ने समझ लिया वेवलेंथ क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होगा आपका, बढ़ेगा, है ना जी। इसके बाद आवृत्ति, आवृत्ति जो है ये क्या होगा आपका, फ्रीक्वेंसी, ये क्या होगा, घटेगा, फ्रीक्वेंसी जो है आपका क्या होगा, घटेगा। और जो इसका ऊर्जा है, ऊर्जा यानी एनर्जी, ये क्या होगा, घटेगा। और जो भेदन क्षमता है, भेदन क्षमता क्या होगा, ये भी आपका घटेगा। ऊपर से नीचे जाने पर ये सब क्या होता है, ये तीन चीज ना घटेगा, वेवलेंथ क्या होगा, सिर्फ आपका बढ़ेगा, ठीक है। ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाएगा, मतलब क्या है, इसका देखो सबसे कम वेवलेंथ इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका, गामा किरण का। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका, इसका। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका, इसका। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका, इसका। अब जैसे जैसे नीचे जाइएगा, इससे थोड़ा सा कम एनर्जी इसका होगा, इससे थोड़ा सा कम एनर्जी इसका, थोड़ा सा कम एनर्जी इसका, है ना। बात समझ में आ रही है, क्लियर। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेडियो वेव का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, रेडियो वेव का।
ईएम वेव के अंदर मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर सबसे जो कम एनर्जी किसका होगा? रेडियो वेव का। सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर किसका होगा? रेडियो वेव का। रेडियो वेव जो होता है ना, इसका पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है? कम होता है। इसलिए जब जाता है हमारे आयन मंडल में, आयन मंडल से जाने के बाद टकरा करके ये क्या होता है? वापस लौट जाता है ना। हाँ, तरंगदैर्घ्य गामा का ज्यादा होगा ना। तरंगदैर्घ्य, अरे तो मैं क्या लिख रहा हूं, आप नहीं समझ पा रहे। मैंने यहाँ पर ये एरो लगाया है। एरो लगाया मतलब कि जैसे ऊपर से नीचे जाइएगा, वेवलेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आप ऊपर से नीचे जाओगे, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ? रेडियो वेव का ही होगा। तो वही चीज तो मैंने लिखा यहाँ पर, ये एरो लगाया हुआ है मैंने। ऊपर से नीचे जाने पर आपका वेवलेंथ क्या होता है? बढ़ता है, यानी सबसे कम वेवलेंथ इसका। धीरे धीरे बढ़ोगे, वेवलेंथ बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, सबसे ज्यादा किसका होगा? आ गया समझ में? इसका क्रम पूछेगा आपसे कि वेवलेंथ का सही क्रम क्या है, फ्रीक्वेंसी का सही क्रम क्या है, ऊर्जा का सही क्रम क्या है और भेदन क्षमता का सही क्रम क्या है। ये क्रम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए, जब बहुत आपसे फैक्चुअल सवाल पेपर बनाएगा, बहुत फैक्चुअल बनाएगा, तो आपसे क्या पूछेगा? इन सबका फ्रीक्वेंसी भी पूछेगा। तो वो फ्रीक्वेंसी का मैं टेबल लगा देता हूं आपको, वो टेबल आप लोग देख लेना, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी याद करना बड़ा, और उसका फ्रीक्वेंसी जो है ना आपको कठिन है याद करना, बड़ा डिपेंड करता है कभी कभार, लेकिन बहुत फैक्चुअल सवाल बनाते हैं ना तो पूछ देते हैं। चलिए कोई नहीं, हम लगा देते हैं टेबल फ्रीक्वेंसी का। अगर आपको इच्छा करे तो याद कर लेना, और नहीं इच्छा करे तो छोड़ देना। जब बहुत फैक्चुअल पेपर बनता है तो पूछ देता है, हालांकि मतलब 100 बार में एक आध बार पूछता है ये, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यही वाला लगा देते हैं, है ना। देख लेना इसको, पीडीएफ से देख लेना, अगर यहाँ नहीं दिखेगा ना, पीडीएफ मिलेगा उससे देख लेना। लिख ही लोगे? अरे लिखने का जरूरत नहीं है ना, याद करना का ना, मतलब कोशिश करना का होता है तो ठीक है, नहीं होता है मत करना, ठीक है। रहने तो इसको याद, बड़ा डिफिकल्ट है। बस इसका ही आपको विजिबल रेखा पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। जैसे एक इसका याद रख सकते हैं, गामा रे का याद रख लीजिएगा, इसका 0.01 नैनोमीटर से कम होता है ना, ये आप याद रख लेना। चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके यूजेस की तरफ मूव करते हैं। चलो पहले गामा रे, अब गामा रे की बात करते हैं हम लोग। गामा किरण, याद रखिएगा इसका वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसके बाद याद रखिएगा इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। और याद रखिएगा इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। इसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अब इसकी भेदन क्षमता देखो सबसे ज्यादा है, अरे यार क्या मैंने, इसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इसलिए इसका यूज कहां पर होता है? कैंसर के इलाज में। इसका यूज कैंसर के रेडियोथेरेपी में, कैंसर में होता है रेडियोथेरेपी, कैंसर के रेडियोथेरेपी में होता है। देखो कई किताब आप पढ़िएगा ना, मतलब जो ऐसे लिख देते, वहां पर कई जगह पर लिखा रहता है ब्लड कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं, कई किताब में आपको दिख जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ब्लड कैंसर के इलाज में किसका यूज करते हैं? फास्फोरस 32 का, है ना, फास्फोरस 32 का। ब्लड कैंसर को ठीक करने में फास्फोरस 32 का यूज करता है। कैंसर का स्टडी क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। और वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी, ठीक। इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। हाँ बोलिए। भेदन क्षमता मतलब किसी सीट को आर पार कर जाने की क्षमता, है ना। कोई भी सीट है ना, कोई भी पदार्थ है, उसको पार कर जाने की क्षमता को भेदन क्षमता कहेंगे। क्या हुआ? हाँ, कोई भी सीट रहेगा, इसको भी पार करने की, मेटल को पार करने की, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्या हुआ? उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज करते हैं, है ना। रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज करते हैं, जैसे कोबाल्ट 60 का यूज कर लेते हैं, उसके बाद फास्फोरस 32 का यूज करते हैं, आर्सेनिक 74 का यूज करते हैं, है ना। इस तरह से मशीन होता है, मशीन देखना आपको तो मैं दिखा दे रहा हूँ, है ना। बड़ा लेकिन बहुत पेनफुल होता है ये रेडियोथेरेपी सब होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है यार, किसी के साथ ऐसा मतलब हो नहीं। यार रेडियोथेरेपी मशीन देखिए इस तरह का होता है ये मशीन, है ना। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं, ये जो रे देख रहे हैं, यही रे होता है, इस तरह से ये निकलता है, ये ऐसे बहुत खतरनाक होता है ना। क्या हुआ? चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट है एक्सरे। याद रखिएगा इसको खोजा किसने? तो रॉन्टसन ने, ये तो आपको लिखाई दिया है। यहाँ पर एक्स का मतलब आपसे पूछा जाता है कि एक्सरे में एक्स का मतलब क्या है। याद रखिएगा इसमें एक्स का मतलब अननोन है। और स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? स्ट्रेटेजिक मेटल, रणनीतिक धातु। अच्छा जन्म धातु हो गया, आज पता। रणनीतिक धातु टाइटेनियम, भविष्य का धातु। अच्छा भविष्य का धातु हाइड्रोजन। तुम लोग ने सब खिचड़ी एकदम मिला दिया है भाई। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, सुन लो तुम लोग। भविष्य का धातु हाइड्रोजन कर देता है, कभी यूरेनियम कर देता है। सुन लो फिर से सुन लो, भविष्य का धातु है टाइटेनियम, भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन, और आशा की धातु है यूरेनियम, है ना। बात समझ में आ गया? सबको इधर उधर मिक्स कर दिया है। हाइड्रोजन सोचा होगा भाई तो हम आवाज आते हैं, बाकी ये लोग भी मैंने वही कर रहा है। एक्सरे की बात करते हैं, इसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? याद रखिएगा इसे किसी, हाँ एक्सरे मतलब अननोन, मतलब इसका कोई एग्जाम में पूछेगा आपसे, यहाँ पर एक्स का मतलब क्या है, तो इसका मतलब याद रखना अननोन है।
है ना, कुछ नहीं होता इसका मतलब। इसे नाम भी दिया गया एक्स रे, अननोन रे। और देखो इसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है समझिएगा। इसे किसी ठोस धातु, खास करके याद रखिएगा यहां पर जैसे टंगस्टन, इसे किसी ठोस धातु जैसे टंगस्टन पर कैथोड रे, कैथोड रे का मतलब क्या होता है बताओ? कैथोड रे डालने पर उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। जैसे कोई सॉलिड मेटल टंगस्टन अभी आपको दिखाएंगे एक्स रे कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इसे किसी ठोस धातु जैसे टंगस्टन पर कैथोड रे डालने पर ये क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। और कैथोड रे का मतलब आपको बताया है कि कैथोड रे जो होता है वो क्या होता है? उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसका यूज कहां पर होता है याद रखिएगा। एक तो हड्डियों के जांच में, है ना जी, हड्डियों के जांच में, है ना। दूसरा याद रखिएगा जो एयरपोर्ट पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, मॉल वगैरह में देखना मेटल डिटेक्टर होता है। मेटल डिटेक्टर में बाद में ये नहीं बोलना कि सर ने खिलाया है ना, ताकि फिर हम भेजेंगे अभी इसको, है ना? चलो अगला हम लोग देखते हैं थर्ड, सीटी स्कैन में। सीटी स्कैन का मतलब क्या होता है याद रखना। सीटी का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और एक देखो होता है एमआरआई। एमआरआई का मशीन भी होता है, बड़ा खतरनाक होता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है इसका मतलब। और इसका जो एमआरआई मशीन होता है अलग अलग पावर का होता है। और इसका पावर जो मेजर करता है ना टेस्ला में, किसमें मेजर करते हैं? टेस्ला में, क्योंकि ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और आप लोगों को पता है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने का जो यूनिट है क्या है? टेस्ला है। और सीरियस यूनिट क्या है? हो गया सब एकदम। गॉस क्या है? गॉस। एक टेस्ला में कितना गॉस, है ना जी। चलो ठीक है। तो एमआरआई में याद रखना किसका यूज होता है? मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है ना। इसलिए जब भी किसी का एमआरआई होता है तो आपके अगर बॉडी में कोई मेटल्स वगैरह का कोई सामान होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कि निकाल देने के लिए बोलते हैं, नहीं तो पता चला कि एकदम खींच लेगा वो एकदम। ठीक है। इसके बाद चौथा याद रखिएगा, चौथा मेटल में कोई धातु है ना, मेटल में क्रैक्स का पता लगाने में, कोई धातु है उसमें जैसे क्रैक वगैरह आ जाता है तो क्रैक का पता लगाने में एक्सरे का यूज होता है। पांचवा याद रखिएगा, पांचवा क्रिस्टल, क्रिस्टल होता है ना रवा, क्रिस्टल के संरचना का पता लगाने में, क्रिस्टल के संरचना का पता लगाने में, क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर को पता लगाने में यूज होता है किसका? तो ये होता है एक्सरे का। दीज आर यूजेस, ये 5 यूजेस हैं जो कि आपसे एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। बाकी ये कैसे प्रोड्यूस होता है वो आपको अभी उसका वो दिखाते हैं डायग्राम। लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए फिर दिखाते हैं क्या हुआ। 5 नंबर लिखें, क्रिस्टल के संरचना का पता लगाने में। क्रिस्टल मतलब होता है रवा। कोई भी क्रिस्टल होता है ना, कोई पत्थर है, क्रिस्टल ऐसे संरचना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में जानने के लिए इसका यूज करते हैं। क्या हुआ? चलो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट है, लिख लिया सभी ने? चलो, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। देखिए इस तरह से ना आपका क्या होता है, देखो जो एक्सरे मशीन होता है उसमें क्या होता है, जैसे मैं मशीन में ही दिखा देता हूँ, एक्सरे इन एक्सरे मशीन। क्या बोला? हॉस्पिटल दिखा हैं? क्या बोल रहा है? अच्छा मशीन में दिखा नहीं रहा, ये देखिए हाँ जैसे है ना, ये हालांकि काम का है नहीं, फिर भी देख लो, देख रहा है सबको? हाँ, इसमें हालांकि समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ क्या हो रहा है ना। कोई नहीं, मैं दूसरा ही लगा देता हूँ, रुक जाओ। अरे रुक जाओ रुक जाओ, हाँ ये देख सकते हैं आप, है ना। देख लो, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपको बस पता है। ठीक है, हाँ ये वाला देखिए मिल गया, ये वाला लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये जैसे एक टेबल मिल गया ना, एनसीईआरटी का ही टेबल, ये आपके काम का चीज़ है। देखिए अब जो मैं टिक लगा रहा हूँ इसको आप लोगों को क्या करना है, लिख लेना है या याद कर लेना है इसको। एक तो देखो ये रेडियो वेव का क्या याद रखना है आपको, वेवलेंथ। इसका जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है? ग्रेटर देन 0.1 मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए आपसे हो सकता है पूछ दे कि रैपिड एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरिया से ये प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये याद रख लीजिए, आपके लिए तो ठीक है, याद रखेंगे तो सही है, नहीं याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लाइट होता है जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल रे, है ना, विजिबल रे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद गामा रे का याद रखिएगा, इसका लेस देन 10⁻³ न्यूटन मीटर होता है। और ये भी आपसे पूछा जाता है ये गामा रे निकलता कैसे है, तो आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं रेडियो एक्टिविटी में कि जब भी रेडियो एक्टिव डिके होता है तो उसके डिके से क्या होता है आपका, ये निकलता है ना। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग अभी इसका यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लो लिख लो लिख लो।
अच्छा तब तक चलो एक बालक का है, सुन लो, है ना। मतलब इसमें भी एकदम कंसंट्रेशन चाहिए ना, ये है क्या हुआ। प्रोडक्शन वाला मत लिखिए, जो मैंने बस जिस पे घेरा लगाया है उसको आप लिख लो। ये 3 का वेवलेंथ याद रख लीजिएगा बस, रेडियो का, लाइट का और गामा रे का वेवलेंथ जो है वो याद रख लेना। हाँ हाँ, नैनोमीटर है, नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, मतलब कि 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में होता है। वो घटते हुए क्रम में दिया हुआ है ना, बढ़ते हुए में नहीं दिया है, घटते हुए में दिया है। हाँ बढ़ते हुए मतलब 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर लिख लो, 700 से 400 लिख लो, एक के बात है कि नहीं। ये घटते हुए में 400 से 700 लिखिएगा, बढ़ते हुए में। हाँ हाँ, तो वो डिपेंड करता है क्योंकि उसका ज्यादा है ना वेवलेंथ। जैसे अरे sorry, तो इसका ज्यादा है ना, तभी तो अभी आपको बताया था ना कि इसका वेवलेंथ क्या होता है। जैसे जैसे यहाँ से नीचे होगा, यहाँ पे वो एरो जो है ना, हम ऊपर से नीचे बनाए हैं, वहाँ पे ये नीचे से ऊपर कर दो तुम, समझ गए। अरे यही चीज ये उल्टा लिख दिया, जी एक्स यू वी आई एम आर, ऐसे वही चीज है, देखो वही चीज है ना, ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है क्या हुआ। अच्छा पढ़ देते हैं, इसको पहले लिखो फिर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गामा रे, गामा रे तो हो गया ना, यूवी रे। ये पूरा मतलब इसका याद रखिएगा, अल्ट्रा वायलेट रे। याद रखिएगा कि सन से आने वाली यूवी रे से कौन हमें प्रोटेक्ट करता है, ओजोन रे हमें प्रोटेक्ट करता है। ओजोन का तो सूत्र पता होगा आपको, O3, ठीक है। अगर ये आपका नहीं रहे, मान लीजिए ओजोन परत, तो क्या होगा, ये सॉरी ओजोन परत होगा, हाँ हाँ, अरे ओजोन परत लिख लो, ओजोन लेयर लिख लो, हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब ये मान लीजिए कि ओजोन परत अगर नहीं रहे तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट डायरेक्टली हमारे अर्थ पे आएगी, और डायरेक्टली अगर हमारे अर्थ पे आएगी तो हमारे स्किन में क्या होगी, आकर के स्किन कैंसर प्रोड्यूस करेगी। ये सब आप लोगों को लिखाया है ना पहले, ठीक है। अब देखो ओजोन का सूत्र आपको पता है क्या होता है, O3। ओजोन परत में जो इसकी जो मोटाई है, उसकी जो थिकनेस है वो कम हो रही है, उसके लिए मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल कौन है, CFC। और ओजोन परत की थिकनेस का कम होना ही क्या कहलाता है, उसमें होल होना, है ना। ओजोन क्षेत्र बोलते हैं उसको, धीरे धीरे थिकनेस कम हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, ओजोन होल। और जिसका पता सबसे पहले किसने लगाया था, जो फॉरमैन ने कहा था, अंटार्कटिका में, कब लगाया था, 1985 में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये सब चीज आपको कई बार लिखा चुका हूं और याद भी हो गया होगा ये सब चीज आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ यूवी रे की, टाइप ऑफ यूवी रे की बात करते हैं। एक होता है आपका यूवीए, क्या होता है यूवीए किरण। यूवीए किरण के बारे में याद रखिएगा कि इसका जो वेवलेंथ होता है ना, वो सबसे अधिक होता है। आपसे क्रम पूछ देते हैं, याद रखिएगा इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। और ये यूवी रेस के द्वारा, ये ओजोन रे के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता, मतलब ओजोन परत के द्वारा, यह ओजोन परत के द्वारा अवशोषित नहीं होती है, यह ओजोन परत के द्वारा अवशोषित नहीं होती है, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो होता है ना सबसे ज्यादा होता है। इसका वेवलेंथ जो होता है सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से इसको ओजोन परत जो है वो क्या नहीं कर पाता है, रोक नहीं पाता है। हाँ अरे भाई, यहाँ पर जो चीज यहाँ पे उल्टा लिखा है ना, वही चीज मैंने यहाँ पर जैसे ये ऐसे लिख दिया, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे और माइक्रोवेव रेडियो रे, हमने इसी चीज को उल्टा लिख दिया था। नहीं बात समझ में आया। यहाँ पर भी आप जाइएगा, जैसे यहाँ से नीचे से ऊपर वाला एरो बनाओ, तो वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा, एनर्जी क्या होगा, घटेगा, पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगा, घटेगा। आगे बात समझ में, है ना। अरे भाई इस टाइप में, इस यूवीए में बोल रहे हैं, यूवीए के अंदर ना, जैसे यूवी, अच्छा आप ये बोल रहे हैं कि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ये तो लिखा है, ये मैंने यूवीए में लिखा। यूवीए में जैसे अब यूवीए है, यूवीबी है, यूवीसी है, तो यूवीए में यूवीए का ना सबसे ज्यादा होता है। आगे बात समझ में। अच्छा ये समझ रहा है कि रेडियो वो तो है, लेकिन मैं यहाँ पर पर्टिकुलर यूवी की बात कर रहा हूँ कि यूवीए में यूवीए का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। दूसरा था, हाँ बोलिए, कितना O3 में सिग्मा पाई 1 है, तो इसको मतलब आपको ये क्या है ना, एक्चुअली में देखो एलोटोप है, और इसमें आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं, एक सेकंड। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ये बहुत देखिए आपके काम का चीज नहीं है, है ना, लेकिन क्या हुआ, एग्जाम पे देखिए बहुत काम का चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख लो, अब यहाँ पर एक ये सिग्मा है ना, यहाँ पर ये एक सिग्मा है, मतलब यहाँ पर 2 सिग्मा क्या हो जाएगा, 1 पाई हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं है आज तक किसी एग्जाम में। ओजोन से जो जो सवाल बन सकता है ना, वो आपको करवाएंगे, ठीक है। आपका हो गया, डाउट हुआ। अरे तो सिग्मा पाई तो यहाँ पर देखो, ये स्ट्रक्चर आप इसका देखिए यहाँ पे, इसी स्ट्रक्चर से आपको, चलो ये लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सेकंड है यूवीबी। याद रखिएगा इसका वेवलेंथ यूवीए से कम होता है, और ये ओजोन परत के द्वारा थोड़ी मात्रा में अवशोषित होता है, थोड़ी मात्रा में अवशोषित होता है। और तीसरा याद रखिएगा फिर यूवीसी किरण, वहां पर भी यूवीबी किरण कर लीजिएगा। इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, और ये ओजोन परत के द्वारा पूर्णतः क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। ये ओजोन परत के द्वारा पूर्णतः अवशोषित हो जाती है। अब देखिए यहां पर इसका नाम आपसे पूछेगा क्रम कि किसका वेवलेंथ सबसे कम, किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा। अगर आपसे तरंग दैर्घ्य का क्रम पूछे
तरंग दैर्ध्य में याद रखिएगा सबसे ज्यादा किसका, यूवी ए का, इसके बाद किसका, यूवी बी का, और इसके बाद यूवी सी का। लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर पूछेगा तो आवृत्ति का अगर कम पूछते, आवृत्ति सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, यूवी सी का सबसे ज्यादा होगा ना, तो आरो को क्या कर देंगे हम, उल्टा कर देंगे। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा, ये क्रम आपसे पूछता है पेपर में। अब इसका यूवी रे का क्या क्या यूजेस है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्या बॉन्ड वाला वही होगा मेरे हिसाब से, 2 सिग्मा 1 पाई। हाँ, तो इतना डिटेल में बस वही सिग्मा पाई जो पहचानने का ना, जहाँ पर 2 बॉन्ड है ना, वहाँ पर 1 सिग्मा 1 पाई होगा, है ना। हाँ, ये पूछा था, क्या पूछा क्या था क्वेश्चन, एक बार दिखाइएगा। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ओजोन, तो वही 2 सिग्मा 1 पाई, है ना। बाकी देखिए अगर बहुत ज्यादा डीप में पूछे तो वही मैंने बोला ना कि एक आध क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा कि चला आगे मूव करें। चलिए, क्या हुआ, अच्छा 2024 का करंट अफेयर्स, तो क्या ही कर सकते हैं। यूज लिख लीजिएगा पहला कि नकली नोट, नकली दस्तावेज, अदृश्य लिखाई, इनविजिबल राइटिंग का पता लगाने में। दूसरा, जल को कीटाणु रहित बनाने में यूवी ट्रीटमेंट होता है उसका। जो स्विमिंग पूल वगैरह में देखते हैं, स्विमिंग पूल समय पे क्या होता है, यूवी रे डाला जाता है ना, कीटाणु जो कीड़े मतलब कीटाणु वगैरह होते हैं उसको नष्ट करने के लिए। हाँ, अब तीसरा होता है स्किन ट्रीटमेंट में, कई प्रकार के स्किन ट्रीटमेंट में भी किसका यूज होता है, यूवी रे का यूज होता है। और इसके बाद याद रखिएगा नोट में पहला कि टीवी तथा एसी के रिमोट में किस रे का यूज होता है, अवरक्त इंफ्रारेड रे यानी अवरक्त किरण का यूज होता है। दूसरा याद रखिएगा कि माइक्रोवेव ओवन, जो माइक्रोवेव ओवन होता है ना, जो खाना वाना गर्म करने के लिए, खाना पकाने के लिए जो होता है, तथा सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किसका, माइक्रोवेव का यूज होता है, किसका, माइक्रोवेव का यूज होता है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं हम लोग, माइक्रोवेव ओवन तथा सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। और भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था, आर्यभट्ट। भारत के सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है, विक्रम साराभाई। नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है, होमी जहांगीर भाभा। चला आगे, ये आपको बता दिया था ना कि स्विमिंग पूल में नहाने पर, नदी में नहाने पर, तालाब में नहाने पर जो खुजली किसके कारण होता है, क्लोरीन के कारण होता है, तो वो लिखने की जरूरत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट है थर्ड, रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो संचार तथा रडार में रेडियो वेव का यूज होता है। और रेडियो का आविष्कार किसने किया था, पता है आपको, मार्कनी ने। रडार की बात करें तो रडार का पूरा मतलब याद रखिएगा क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और इसका आविष्कार किसने किया, याद रखिएगा इसका आविष्कार रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने किया। किसने, रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने किया। इसके बाद चौथा याद रखिएगा कि हमारे वायुमंडल के आयन मंडल से टकराकर रेडियो किरण या रेडियो वेव क्या जाती है, वापस लौट जाती है। अभी पर आयन मंडल की बात हुई है तो इसके बारे में पॉइंट लिख लो, आयन मंडल, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। आयन मंडल हमारे वायुमंडल की सबसे गर्म परत है, सबसे गर्म परत है। जरा इसे लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। सो गया होगा, कोई बात नहीं, चलिए चलो कोई नहीं। या यूवी मतलब जो ओजोन परत से, उससे होगा, जिसका मतलब वेवलेंथ जो है ना, मतलब यूवी क्या कहते हैं, जो सी है ना, उससे, है ना, उस नहीं आता है ना, तभी तो नहीं होता है। अगर आता तो मान लीजिए होता ना, फिर उससे नहीं, वो उतना हार्मफुल नहीं होता है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा, पूछा हुआ है, हाँ पूछता है, हाँ कितना, 2 बज गया क्या, करेंगे, रुक जाओ ना। अगला पॉइंट याद रखिए कि नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट नंबर कितना, छठा होगा ना जी। वॉकी टॉकी में, वॉकी टॉकी समझते हैं, रेडियो वेव का यूज होता है।
हाँ पुलिस वाले तो रखते हैं वही, वॉकी टॉकी में रेडियो वेव का यूज होता है। अगला याद रखना कि आई सर्जरी में, आंखों की सर्जरी में पूछा जाता है आपसे यूवी रे का यूज होता है। और इसके बाद एक पॉइंट लिख लीजिएगा, वर्ल्ड का जो पहला सैटेलाइट है, सैटेलाइट से वर्ल्ड, ये लिखाया था क्या आपको? नहीं लिखाया है, कोई नहीं लिख लो। वर्ल्ड का पहला उपग्रह यूएसएसआर ने 1957 में लॉन्च किया था। वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट यूएसएसआर ने, यूएसएसआर यानी रूस है, ये है ना, पूरा मतलब पता है आपको यूएसएसआर का? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना। ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है 25 दिसंबर 1991 को, है ना, जिससे जाकर के कई सारे 15 नए क्या बनते हैं, देश बनते हैं। लॉन्च किया था यहाँ पर लिखना है, और उसका नाम क्या था आपका? स्पुतनिक 1। क्या नाम था? स्पुतनिक 1। ये नाम भी पूछ देता है आपसे, है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। अच्छा ब्रेक दें, रुक जाओ, कितना टाइम हो गया? चलो तो ऐसा करते हैं कि मुझे भी थोड़ा खाना खाना है, तो 2:15 में स्टार्ट कर लेंगे, है ना। 2:15 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, फिर 4:15 के आसपास तक चलेगा, 4 बजे तक चलेगा।